स्टूडेंट्स यूनिवर्स। आज से हमारी भूगोल की एक नई सीरीज़ शुरू होने जा रही है जिसमें बीए प्रथम सेमेस्टर का संपूर्ण सिलेबस यहाँ पे कवर कराया जाएगा और साथ ही साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल यहाँ पे यूनिट वाइज आपको सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। तो ये आज हमारी पहली क्लास है जिसका आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है भौतिक भूगोल का अर्थ, परिभाषा और विषय क्षेत्र। अगर आपने अपना सिलेबस देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि ये आपके सिलेबस का बिल्कुल पहला ही टॉपिक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे अपनी क्लास आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भौतिक भूगोल का अर्थ क्या होता है। भौतिक भूगोल का अर्थ बताने से पहले हम आपको बता दें कि भौतिक भूगोल की दो बहुत ही महत्वपूर्ण शाखाएँ हैं। अगर भूगोल की बात करें तो भूगोल की दो महत्वपूर्ण शाखाएँ हैं, एक भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल। तो इसी भूगोल की दो शाखाओं में से एक बहुत ही जो महत्वपूर्ण शाखा है वो है भौतिक भूगोल, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी के धरातल पर जितनी भी भौतिक चीज़ें हमें दिखाई देती हैं जैसे नदी, पर्वत, पठार, झील, झरने, उन सभी चीज़ों का अध्ययन हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भौतिक भूगोल की दो प्रमुख शाखाओं में से एक प्रमुख शाखा है जिसका अध्ययन भूगोल के केंद्र को प्रदर्शित करता है। इसके अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं? पर्यावरण के तत्व जैसे कि चट्टानें, नदियाँ, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, जीव जंतु, नदी, पर्वत, पठार, झील, झरने, ज्वालामुखी, जितनी भी भौतिक स्थलाकृति आप अपने नज़रों से, अपनी आँखों से देख सकते हैं, उन सभी चीज़ों को भौतिक भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। और ना सिर्फ इन चीज़ों का बल्कि साथ ही साथ भौतिक पर्यावरण एवं मानव की पारस्परिक क्रियाओं के प्रतिरूपों का भी अध्ययन हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। और एक बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि जो ये भौतिक तत्व हैं इनका निर्माण मानव के द्वारा नहीं किया गया है, ये प्रकृति द्वारा स्वयं बने हैं। जैसे मान लीजिए नदी हो गया, पर्वत हो गया, पठार हो गया, ये सारी चीज़ें मानव ने नहीं बनाए हैं बल्कि ये प्रकृति द्वारा स्वयं इनकी रचना हुई है, मानव का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो इस तरह से भौतिक भूगोल का ये अर्थ हुआ। भौतिक भूगोल के अर्थ को बहुत सारे भूगोलवेत्ताओं ने अपने अपने तरीके से समझाने का प्रयास किया है जिसके लिए उन्होंने बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषाओं को हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आर्थर होम महोदय की परिभाषा। आर्थर होम महोदय ने अपनी परिभाषा में कहा है कि भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो भौतिक पर्यावरण है उसी का अध्ययन भौतिक भूगोल है। इसके अंतर्गत ग्लोब के धरातलीय उच्चावच जैसे कि भूआकृति विज्ञान, सागरों एवं महासागरों मतलब कि समुद्र विज्ञान, वायु मतलब कि मौसम विज्ञान एवं जलवायु विज्ञान, इन सारी चीज़ों को आर्थर होम महोदय भौतिक भूगोल के अध्ययन के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो ये आर्थर होम महोदय की परिभाषा हो गई। अगर हम हार महोदय के अनुसार देखें तो भौतिक भूगोल प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन से संबंधित है। ये कहते हैं कि जो प्राकृतिक घटनाएं हैं उसी का अध्ययन भौतिक भूगोल है। तो आर्थर होम महोदय की बहुत ही आसान सी और छोटी सी परिभाषा है जो कि आपको याद करने में भी परेशानी नहीं होगी। अगली परिभाषा हम देखते हैं A.N. स्टालर की। ये कहते हैं कि भौतिक भूगोल सामान्य रूप से कई भूमि विज्ञानों का अध्ययन एवं एकीकरण है जो कि मानवीय वातावरण पर सामान्य रूप से प्रकाश डालते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे भूगोलवेत्ताओं ने, बहुत सारे विद्वानों ने भौतिक भूगोल को समझाने का और उनके अर्थ को बताने का प्रयास किया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं हैं जिसे आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए और याद करना चाहिए। आपके लिए काफ़ी सिंपल परिभाषाएं चुनकर यहाँ पे प्रस्तुत की गई है। अब आगे अगर हम चले तो हम देखेंगे कि भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र, अगला हमारा जो पॉइंट है वो उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है। भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र को लेकर अक्सर कन्फ्यूजन बना रहता है, लेकिन अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो विषय क्षेत्र से यहाँ मतलब ये है कि भौतिक भूगोल का दायरा कहाँ तक है, क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से तत्व हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, मतलब कहाँ तक उसका एरिया, उसका क्षेत्र विस्तारित है। इसी चीज़ को भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र कहते हैं। तो भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र पहली बात तो बहुत ही व्यापक है। यहाँ एक डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं, ये हैंड रिटन डायग्राम है जो कि आपकी सुविधा के लिए बनाया गया है। भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम भूआकृति विज्ञान मतलब कि स्थल मंडल, समुद्र विज्ञान मतलब जल मंडल, जलवायु विज्ञान मतलब कि वायुमंडल और जीव भूगोल मतलब कि जीवमंडल, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र कितना व्यापक है जिसके अंतर्गत इन सारी चीज़ों को सम्मिलित करके हम
पढ़ते हैं। तो एक एक करके इन सारे पॉइंट्स पे हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं भू-आकृति विज्ञान। भू-आकृति विज्ञान मतलब कि स्थल मंडल, ठीक है। भू-आकृति विज्ञान को अंग्रेजी में जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। अगर इसके अर्थ को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे जी का अर्थ होता है, ये जो जियोमॉर्फोलॉजी है वो 3 शब्दों से मिल के बना है, जी प्लस मॉर्फी और प्लस लोगोस, जहाँ पे जी का अर्थ होता है पृथ्वी और मॉर्फी का अर्थ होता है रूप और लोगोस का अर्थ होता है वर्णन। मतलब कि पृथ्वी के रूप का वर्णन करना ही जियोमॉर्फोलॉजी है। अब आप समझ सकते हैं कितने सिंपल तरीके से ये बातें कही गई है। मतलब कि पृथ्वी का रूप, मतलब कि पृथ्वी के धरातल के बारे में जो भी उच्चावच है, जो भी स्थलाकृतियाँ हैं, उसका वर्णन करना ही भू-आकृति विज्ञान मतलब कि जियोमॉर्फोलॉजी कहता है। और पृथ्वी के उच्चावच को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, पहली श्रेणी, दूसरी श्रेणी और तीसरी श्रेणी। आप यहाँ देख पा रहे हैं प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच और तृतीय श्रेणी के उच्चावच। प्रथम श्रेणी के उच्चावच में मुख्य रूप से महाद्वीप और महासागर को शामिल किया जाता है। जितने भी हमारे महाद्वीप हैं, जो 7 महाद्वीप हैं और जो 5 महासागर हैं, इन सारी चीज़ों को प्रथम श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और द्वितीय श्रेणी के उच्चावच की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत अंतर्जात बलों से जिन भी स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है, जैसे कि पर्वत, पठार, भ्रंश, मैदान, झील, झरने, ये जितनी भी स्थलाकृति है जो कि अंतर्जात बलों के कारण निर्मित हुई है, उन सबको द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। और तृतीय श्रेणी के अंतर्गत बहिर्जात प्रक्रमणों से जो भी स्थलाकृति बनी है, जैसे कि सरिता, सागरीय जल, भूमिगत जल, पवन, जिसमें मुख्य रूप से आपका अनाच्छादन प्रक्रिया काम करता है। अनाच्छादन प्रक्रिया के अंतर्गत अपक्षय और अपर्दन, ये 2 कारक शामिल होते हैं जो कि आपकी तृतीय श्रेणी की स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम भू-आकृति विज्ञान के अंतर्गत रखते हैं, जो कि भौतिक भूगोल का एक विषय क्षेत्र है। दूसरी बात करते हैं हम समुद्र विज्ञान मतलब कि जल मंडल का। अगर आप अपनी पृथ्वी पर देखें तो वहाँ पे 70.8%, मतलब कि अगर लगभग में बात करें तो 70% भाग पृथ्वी पर सागर ही सागर है। मतलब कि पानी से ढका हुआ है पृथ्वी का 70% भाग। और इस जल मंडल की जितने भी घटक हैं, जैसे कि हमारा ज्वार भाटा, सुनामी, सागरीय धाराएं, लवणता, घनत्व, संपीडनात्मक श्यानता, जलपुंज, ये सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके जल मंडल से संबंधित है, वो सब भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और साथ ही साथ जीव समुद्र विज्ञान के अंतर्गत सागरीय पादपों एवं प्राणियों के विचरण, उनकी विशेषताओं एवं वितरण प्रतिरूपों तथा उनके आर्थिक महत्व का अध्ययन भी किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपके जल मंडल के अंतर्गत आती हैं, जो कि भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र है। अगला पॉइंट है हमारा जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान मतलब कि वायुमंडल। वायुमंडल से आप क्या समझते हैं, सबसे पहले इसे देखना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों का जो एक आवरण है वो वायुमंडल कहलाता है। और इसी वायुमंडल को हम भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करते हैं। वायुमंडल के जितने भी तत्व हैं, जैसे कि तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता, वर्षा, दृश्यता, ये सारे टॉपिक हम वायुमंडल के अंतर्गत पढ़ते हैं। वायुमंडल के अंतर्गत 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक है मौसम और एक है जलवायु। मौसम और जलवायु में अक्सर करके स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, वायुमंडल की जो दशाएं हैं, जैसे कि आर्द्रता, पवन, वर्षा, ये सारे वायुमंडलीय दशाएं जब किसी विशेष स्थान पर कम समय के लिए, मतलब कि अल्पकालीन के लिए इन विभिन्नताओं को दर्शाते हैं, तो इसे हम मौसम कहते हैं। लेकिन अगर किसी स्थान पर यही मौसमी दशाएं लंबे समय तक वहाँ की स्थिति को दर्शाते हैं, जैसे कि 30 साल या 50 साल, तो उस चीज़ को हम जलवायु कहते हैं। तो ये
ये वायुमंडल, मौसम, जलवायु, ये सारे फैक्टर हमारे वायुमंडल के अंतर्गत आते हैं, जो कि भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र है। अब हमने यहाँ पे वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, इन सारी चीज़ों को पढ़ लिया। हमने अभी थोड़ी देर पहले स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, इन सारी चीज़ों को पढ़ा। अब इन स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल के में एक ऐसा अनुकूल स्थान होता है जहाँ पे जीवों के निवास के लिए सारी अनुकूल दशाएं उपस्थित होती हैं। तो इस चीज़ को हम जीवमंडल कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ एक डायग्राम में देख सकते हैं, ये चित्र है, इस चित्र में देखिए, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि वहाँ वायुमंडल भी है, जलमंडल भी है और स्थलमंडल भी है। और ये जो सर्कल है ये जीवमंडल को प्रदर्शित कर रहा है। मतलब कि यहाँ वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल, ये तीनों मिलकर जीवों के रहने के लिए एक अनुकूल दशा का निर्माण कर रहे हैं, यही जीवमंडल है। और इसी जीवमंडल का अध्ययन हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। तो इस प्रकार से हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो अगर ये वाला डायग्राम बनाना तो आपके लिए एग्ज़ाम में मुश्किल है, लेकिन अगर आप जीवमंडल को समझाने के लिए एक सिंपल डायग्राम बना सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे दिखा सकते हैं स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल, इन सारे मंडलों का आप नाम लिख दीजिएगा और इसे आप जीवमंडल के रूप में प्रदर्शित कर दीजिएगा। तो ये आपका जीवमंडल के लिए एक प्रॉपर डायग्राम का काम करेगा। तो ये आप एग्ज़ाम में बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज की क्लास में भौतिक भूगोल का अर्थ देखा, उसकी परिभाषाओं को समझने का प्रयास किया और साथ ही साथ उसके विषय क्षेत्र को भी हमने समझने का प्रयास किया कि क्या क्या उसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपके लिए नोट्स प्रिपेयर करने में मदद मिल सके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें आप चाहे तो प्रिंट आउट निकलवा कर रख सकते हैं या नोट डाउन करके अपनी कॉपी बना सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास पहले से लिखी हुई रहेंगी तो परीक्षा के टाइम पे आपको नोट्स के लिए यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप शांत मन से अपना रिवीजन कर पाएंगे। ये डायग्राम आप अपने एग्ज़ाम में ज़रूर बना दीजिएगा, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे क्योंकि ये बहुत ही प्रॉपर और परफेक्ट डायग्राम है भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए। ठीक है, चलिए अब आप इन सब चीज़ों का एक एक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये काफ़ी शॉर्ट एंड कंसाइज नोट्स आपके लिए लाया गया है। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे आप बिल्कुल एक एक हेडिंग डालते हुए बढ़िया से ब्लैक स्केच पेन से हेडिंग डालते हुए लिखिएगा। आप एग्ज़ाम में जितने हेडिंग डालेंगे, मतलब बेमतलब का नहीं, लेकिन अगर ज़रूरत के हिसाब से आप हेडिंग डालते हुए लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए जिस तरह से आप अपना इस टॉपिक को आप रिवाइज़ करते रहिएगा और अपना नोट्स प्रिपेयर करते रहिएगा। अगली क्लास में हम इसके अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इस क्लास को यहीं रोकते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।